मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ नीट फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वीडियो पार्ट 2 और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक क्विक रिवीजन ऑफ ओम्स लॉ, resistors in series and parallel, cells in series and parallel combination, terminal potential difference and a bit of other related topics. So क्या हम सब तैयार हैं? Let's get started. मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ की, दैट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ जो है वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन बताता है. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से बदलता है. मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, करंट भी ठीक उसी तरह से इंक्रीज करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया, करंट भी डिक्रीज करेगा. तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, एक जितना बढ़ा दूसरा भी उतना ही बढ़ा. मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल ही हो गया, राइट. तो ये है हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन. तो इसको अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो रिलेशन कुछ ऐसा है, जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाता है. तो ओम्स लॉ का जो इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है. और इसके अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है. तो इसको हम इक्वालिटी में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस. तो अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो सिर्फ ग्राफ को देख के, तो क्या आप निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं. अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I. और अगर आप इस ग्राफ को देखें, इसका अगर आपको स्लोप निकालना हो, ये लाइन का आपको स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे? tan थीटा से स्लोप निकलता है. आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए इस लाइन का, उस पॉइंट पे आप tan थीटा निकालिए, क्या हो जाएगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? वो ये V की वैल्यू है, वही परपेंडिकुलर है, और जो बेस है वो करंट की वैल्यू है. तो tan थीटा जो है वो बेसिकली V बाई I है और वही R है, रेजिस्टेंस है. तो इसका मतलब अगर आपको एक VI ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकाल के ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब जो चीज़ें होती हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो दो कैटेगरी को बिलोंग करती है. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं ओमिक सब्सटेंसेस. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो होते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओमिक सब्सटेंसेस में कोई भी मेटल्स जो है वो ओमिक सब्सटेंस है, जैसे कि कॉपर वायर, आयरन वायर, सिल्वर वायर. अपने अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर में, मतलब ना तो एकदम सुपर हाई टेम्परेचर में ना ही सुपर लो टेम्परेचर में, जो उनका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसमें ये सारे ही मेटल्स ओमिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं. और नॉन ओमिक सब्सटेंस की बात करें तो जैसे कि डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, एलईडीज हो गया, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स नॉन ओमिक सब्सटेंसेस के जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं. मतलब इन सारी चीज़ों में वोल्टेज और करंट के बीच में ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वो ट्रू नहीं है, ठीक है. तो अब हम और डिटेल में बात करते हैं रेजिस्टेंस की. और जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम उससे एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड टॉपिक रेजिस्टिविटी की भी बात करेंगे. रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट ऑपोजेस द करंट फ्लो. जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जहां भी करंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई वो करंट को रोक रहा है तो वो रेजिस्टेंस है. मतलब रेजिस्टेंस का काम ही यही है, करंट को रोकना, करंट को रेजिस्ट करना, ठीक है. तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट जो है ना वो दुश्मन है. रेजिस्टेंस करंट को फ्लो करने नहीं देना चाहता है, ठीक है. तो अगर हम ओम्स लॉ से रिलेशन देखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I, जहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है. अच्छा, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका और है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई A.
तो यहाँ पे जो रो है, रो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना करंट को अपोज कर सकता है। तो वो जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है ये हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब हर एक मेटल का अपना अलग अलग एक रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, और वो वैल्यू ये शो करता है कि वो मेटल जो है करंट को कितना रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, एल क्या है? एल यहाँ पे है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर कंडक्टर ज़्यादा लंबा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही है, मतलब वो थिन वायर है, और अगर वही आपके पास एक थिक वायर है, तो थिक वायर के केस में क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है। तो अगर इस पहला वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और दूसरे वाले का A2 है, तो A2 जो है वो A1 से ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस A1 का ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये जो है ये दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब देखना ये है कि हम रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम, जिसको हम ये ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ भी एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ के हिसाब से चेंज होता है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का लेंथ एरिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस के अपनी प्रॉपर्टी है कि वो करंट को कितना अपोज कर सकता है। और रेजिस्टेंस जो है उस मटेरियल से बने हुए किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं आयरन की। आयरन की एक अपनी रेजिस्टिविटी है। अब आयरन से हमने एक बड़ा सा सिलेंडर बना दिया और आयरन से ही हमने एक छोटा सा रिंग बना दिया। ठीक है, बना हुआ है दोनों आयरन से ही, तो दोनों की रेजिस्टिविटी वही है क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी वही है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग है क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। तो दोनों सब्सटेंस का वो आयरन सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस है और आयरन रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया फर्क रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। ठीक है, तो अब देखना है कि भाई ठीक है, रेजिस्टेंस तो हम ओम से मेजर करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम पर मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होता है मीटर, तो उस तरह से आप निकालेंगे तो रेजिस्टिविटी का यूनिट है रेजिस्टेंस पर मीटर। ठीक है, अब जहाँ हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात करते हैं वहीं इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, दैट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होता है जो करंट फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो को फेवर करता है, जो चाहता है कि और करंट फ्लो करे, उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है विच अलाउज करंट फ्लो, और कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by रेजिस्टेंस, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट, तो इसीलिए वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। और कंडक्टेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? 1 by ओम से, यानी कि ओम इनवर्स। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टिविटी का भी जो उल्टा प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी फिर से किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो, जहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है। तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओम इनवर्स मीटर। तो इसको हम ओम इनवर्स को हम अक्सर ही कहते हैं मो और ओम इनवर्स एक ही बात है। सो मो पर मीटर इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और उनके यूनिट्स।
अब हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जैसे मैंने बताया वो हर एक मटेरियल की एक खुद की वैल्यू होती है, राइट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो इसमें रो क्या है, रो इसमें पहले रो और रो नॉट देखते हैं क्या है। तो रो तो ऐसे भी रेजिस्टिविटी डिनोट करते हैं हम रो से, तो रो नॉट जो है ये है रेजिस्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी नॉट, और रो जो है वो है रेजिस्टिविटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर टी। मतलब अगर टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो होगी, और उनका रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। तो अब आप पूछेंगे तो ये अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा जो है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी तो इस तरह से टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? नाउ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस at any temperature T is equal to rho naught, that is resistance at temperature T naught into 1 plus alpha T minus T naught। एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, खाली हमने रो की जगह R डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बिल्कुल लीनियरली इंक्रीज होता है, हालांकि सेमीकंडक्टर्स के केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें ग्राफ बने हुए होते हैं, और ग्राफ को देख के आपको बताना होता है कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि ये किस तरह के मटेरियल का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। तो जब भी आप ये देखें कि भाई रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घट रहा है तो वो हमेशा सेमीकंडक्टर होता है। एलॉयज के केस में भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, बट इस केस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब टेम्परेचर जीरो होता है तब रेजिस्टिविटी जीरो नहीं होती है। तो मतलब जीरो टेम्परेचर पे भी एलॉयज की कुछ रेजिस्टिविटी होती है, तो वही फर्क है एलॉयज और मेटल्स में, ठीक। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेजिस्टर्स के डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस। ना जब हम सर्किट की बात करते हैं उसमें रेजिस्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे और भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, और वो बहुत अलग अलग तरीके से कंबाइन किए हुए होते हैं। तो रेजिस्टर सीरीज में तब कहलाता है जब रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह। यहाँ पे हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। और अगर आप इनका पैटर्न देखें तो जैसे R1 का जो एक एंड है वो डायरेक्टली R2 के एक एंड से कनेक्टेड है, R2 का जो एक एंड है वो डायरेक्टली R3 के एक एंड से कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है ये है एंड टू एंड कनेक्शन। तो इसको हम क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कनेक्शन में हम कहेंगे कि द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन की ये खासियत होती है कि द करंट फ्लो इज सेम थ्रू ईच रेजिस्टर। मतलब जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, अब जैसे करंट फ्लो कर रहा है I, तो अब वो I करंट जो है सेम I करंट ही इन सारे रेजिस्टर्स से फ्लो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। मतलब इस केस में करंट तो सब में सेम जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि अगर आप R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और R3 के अक्रॉस V3 होगा। और V1, V2, V3 जो है ऐसा कुछ नहीं है कि वो बराबर होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, क्योंकि यहाँ है तो तीन रेजिस्टर्स, तो अगर हम ओवरऑल सर्किट की बात करें तो भाई नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? तो जब भी रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो इस केस में R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि चलो I तो सब में सेम जाएगा, लेकिन मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, यानी कि अगर मुझे V1, V2, V3 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? जो V1 है वो किस रेजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू है? R1 के अक्रॉस, राइट। तो R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टोटल V है वो V ही जो है V1, V2, V3 में डिवाइड हो रहा है।
मतलब बेसिकली V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, राइट। अब वो किस हिसाब से डिवाइड होगा तीनों पार्ट में, क्योंकि अगर R1 R2 R3 बराबर होते, अगर तीनों R होते तो जो V है वो इक्वल तरीके से तीनों में डिवाइड हो जाता, यानी कि V/3 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 हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि R1 R2 R3 की वैल्यूज अलग अलग हैं तो V किस हिसाब से डिवाइड होगा वो डिपेंड करेगा हर एक रेजिस्टर की वैल्यू पे। तो R1 R इक्विवेलेंट का जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा V का जो है वो V1 होगा। तो उस लॉजिक से V1 इज इक्वल टू R1 बाई R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V। उसी तरह V2 क्या हो जाएगा, R2 बाई R इक्विवेलेंट इंटू V। उसी तरह V3 हो जाएगा R3 बाई R इक्विवेलेंट इंटू V। इस तरह से हम हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता रही थी, एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं जब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R। हम मान लेते हैं कि तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R यानी कि 3R। और उस केस में ये जो V1 जो है, V1 V2 V3 भी उस केस में बराबर हो जाएगा और वैल्यू कितनी होगी, वो होगी V/3, क्योंकि उस केस में V जो है वो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, V/3 V/3 V/3, ठीक है। तो ये था रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जो है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 3 रेजिस्टर है, R1 R2 R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे रेजिस्टर का एक एंड एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीनों रेजिस्टर का एक एंड जो है हमने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है और सारे रेजिस्टर्स का दूसरा एंड एक जगह मिला के फिर एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट नहीं हुआ है, सभी रेजिस्टर्स के एक एंड एक जगह है, सभी रेजिस्टर्स के दूसरा एंड दूसरे जगह है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट फ्लो इज डिफरेंट थ्रू ईच रेजिस्टर। इस केस में सेम करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ तक आई आया, बट इस पॉइंट के बाद आई जो है वो सेपरेट हो जाता है, इधर से I1 जाएगा, इधर से I2 जाएगा, इधर से I3 जाएगा। तो बेसिकली तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ये तीनों के अक्रॉस बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसी वजह से R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो ये एक मज़ेदार बात थी कि जब हम सीरीज में बात करते हैं तो करंट बराबर होता है सब में, जब पैरेलल में बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो इस केस में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो जब रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और अब अगर हमें हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे अगर हमें I1 I2 I3 निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई एक रेजिस्टर लेते हैं R1, तो R1 के लिए I1 R1 विल बी इक्वल टू V, क्योंकि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, एंड V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के हिसाब से, तो V इज इक्वल टू I1 R1। तो इसके हिसाब से I1 इज इक्वल टू V/R1, ठीक है। अब ये जो V है, ये V क्या है, V को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि ये V जो है ये नेट पूरे सर्किट का नेट V है, तो V के जगह हम I इंटू R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ओवरऑल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट बाई R1 इंटू I। उसी तरह से I2 को हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बाई R2 इंटू I। उसी तरह से I3 को हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट बाई R3 इंटू I। तो इस तरह से हम I1 I2 और I3 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर हम माने कि R1 R2 R3 की जो वैल्यूज है वो सेम है,
और वो वैल्यू है R। तो उस केस में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/R, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। तो इस तरह से हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे। और अब अगर हमें I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी हो तो I1 क्या हो जाएगा, I/R इंटू R इक्विवेलेंट, यानी कि R/3। तो I1 हो जाएगा I/3, I2 भी हो जाएगा I/3 और I3 भी हो जाएगा I/3। तो इस केस में जो करंट होगा वो बराबर होगा, बट जो टोटल करंट I है वो 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, I/3 I/3 I/3। तो ये हो गया रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं सेल की। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, तो ये एक क्विक रिकैप है। तो जैसा हम सभी जानते हैं ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये एक मिसनोमर है, मतलब है कुछ और बट नाम कुछ और रखा गया है। तो ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। मतलब यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस कॉन्सेप्ट में। ईएमएफ की जब भी बात करते हैं इसका मतलब है एक सर्किट में एक सेल कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन उस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ है, तो सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं है। उस वक्त जो सेल है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ। लेकिन जब उसी अरेंजमेंट में सर्किट से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हमने सर्किट का स्विच ऑन कर दिया है, तो क्या हो गया, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में वो अलग रहेगा, राइट। क्योंकि अब तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने के लिए भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट फ्लो की वजह से। तो अब जो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड जो है ये हमेशा क्लोज्ड सर्किट के लिए यूज होता है, जब सेल जो है ऐसे सर्किट में कनेक्टेड है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये जो है बेसिक फर्क है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ईएमएफ माइनस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सेल। क्योंकि जब करंट ये फ्लो हो रहा है, चूंकि जो सेल है उसका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से जो हमारा ईएमएफ का पहले वैल्यू था वो वैल्यू और कम हो जाता है, और तब हम उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इस केस में तो जब कभी भी हम क्लोज सर्किट की बात करें, जब भी सर्किट में सेल कनेक्टेड है और सेल का जो एनर्जी है वो यूज़ हो रहा है करंट फ्लो के लिए, तो उस तरह के सर्किट में क्या होता है कि जनरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम होता है। और यही सिनेरियो पाया जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में। क्योंकि डिस्चार्जिंग क्या है, जैसे नॉर्मली भी आपने देखा होगा घर पे जो चार्जेबल सेल्स आती है जिससे बहुत सारे टॉयज रन होती हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें काम करती हैं, राइट। टॉर्च वॉर्च काम करती है। तो क्या होता है, हम सेल को डालते हैं, यूज़ करते रहते हैं, एक टाइम आता है जब सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से चार्ज करते हैं, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब जो भी उसकी एनर्जी है वो यूज़ हो रही है सेल में, और धीरे धीरे यूज़ होते होते वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब भी ये सेल एक ऐसे सर्किट में कनेक्टेड है जहाँ पे सेल से एनर्जी लिया जा रहा है, वैसे सर्किट में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम होता है। तो एक बार हम जल्दी से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। डिस्चार्जिंग में जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, यानी कि ईएमएफ ज़्यादा होता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि V इज इक्वल टू E माइनस IR। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम ये भी लिख सकते हैं जो ड्रॉप हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब I इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग का सिनेरियो। और चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा। मतलब इस केस में ईएमएफ जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। तो हम देखते हैं कि चार्जिंग के टाइम पे क्या है सिनेरियो। चार्जिंग के समय हम क्या करते हैं, सेल को हम एक चार्जर से कनेक्ट करते हैं। तो लेट अस से ये चार्जर है और ये हमारा सेल है, ठीक है। तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये चार्जर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है।
इस केस में क्या होता है, इस केस में चार्जर करंट प्रोवाइड करता है जो सेल को चार्ज करता है। तो इस केस में चार्जर की एनर्जी यूज अप हो रही है, राइट। तो इस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू E प्लस IR। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि इन दिस केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज ग्रेटर दैन EMF। तो ये सिनेरियो है चार्जिंग का। लेकिन वही डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग में सेल की एनर्जी यूज हो रही है करंट फ्लो के लिए, तो उस केस में जो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम देखते हैं कि सेल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर्किट में। जिस तरह हम रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, उसी तरह हम सेल्स को भी कर सकते हैं। तो सेल्स जब हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सेल्स में एंड टू एंड कनेक्शन क्या होता है, तो सेल्स के केस में जो एंड टू एंड कनेक्शन है उसका ये मतलब है कि अगर एक का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्टेड है, फिर दूसरे का एनोड उसके अगले के कैथोड से कनेक्टेड है, मतलब सेल का एक टर्मिनल अगले सेल के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस में जैसा कि जो कनेक्शन इसमें है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्टेड है, मतलब एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फिर अगला का नेगेटिव उसके अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। जब इस तरह से कनेक्शन है तो उस केस में अगर आपको इस पूरे सर्किट का नेट EMF निकालना हो, मतलब E इक्विवेलेंट अगर निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, सम ऑफ द EMFs दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3। और अब इन सारे सेल्स के कुछ इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे R1, R2, R3। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो बेसिकली वही है कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर आपको ये निकालना है कि हर एक सेल से कितना करंट आ रहा है, तो करंट फ्रॉम ईच सेल दैट इज I, तो जो नेट करंट इस सर्किट पे जा रहा है that net current will be equal to the net EMF of the circuit divided by the net resistance of the circuit। तो नेट EMF तो है E इक्विवेलेंट और नेट रेजिस्टेंस क्या है R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्किट में जो करंट है। अब अगर आपको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस R, जब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I इंटू R। I तो हमने निकाल ही लिया है, राइट। उसी तरह से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो E के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बिल्कुल वैसा ही है कि तीन रेजिस्टर सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है E1, तो वो E1 हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू V। हम उस तरह से निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमने ये सेल्स को जोड़ा है उसमें नेगेटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सर्किट में सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हो ताकि एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के भी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हो यानी कि एक का पॉजिटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो इन केसेस में जब हम इक्विवेलेंट EMF निकालेंगे तो वो सम ना होके बल्कि डिफरेंस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 जब कभी भी। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि है दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन, बट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिसिमिलर टर्मिनल्स कनेक्टेड है, मतलब माइनस प्लस से कनेक्टेड है या प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो हम सम निकालेंगे। लेकिन अगर सिमिलर टर्मिनल्स दो सेल के कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, तब E इक्विवेलेंट जो है वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा वो अभी भी सेम ही रहेगा। R इक्विवेलेंट इस केस में भी R1 प्लस R2 ही रहेगा, उसको इस अरेंजमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कई बार सर्किट्स में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें वहाँ पे प्लस की जगह माइनस का यूज़ करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, इसमें वही होगा कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव वाले जो है वो यहाँ पे जुड़ गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव वाले यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इस केस में अगर हमें E इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे,
इस केस में गौर कीजिए कि जो ई इक्विवेलेंट है वो सबके लिए बराबर होगा, मतलब जो E1 है वही E2 है वही E3 है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। और हमने पढ़ा था कि जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ई इक्विवेलेंट यहाँ पे जो है सबके अक्रॉस सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E। तो इसमें ई इक्विवेलेंट निकालने का कोई चक्कर नहीं है। हालांकि जो आर इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर यहाँ पे हम पूरे सर्किट का मेन करंट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द नेट रेजिस्टेंस, यानी कि आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो इस तरह से हम पूरे सर्किट का मेन करंट निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इस केस में भी हम स्पेशल केस देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल केस, लेट अस एज्यूम कि R1, R2, R3 तीनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम है और वो है स्मॉल r। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, जो कि 3/R हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। और इस केस में जो मेन करंट है वो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट जो कि E है डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट यानी कि R/3 प्लस कैपिटल R, ये हमारा मेन करंट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, तो अगर मेन करंट हमारा जो सर्किट से फ्लो कर रहा है अगर वो I रहेगा, सॉरी यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, अगर जो मेन करंट हमारा सर्किट से फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। तो इस केस में अगर तीनों की रेजिस्टेंसेस सेम है, इन दैट केस टोटल I जो होगा, मेन करंट टोटल जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 ही होगा। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो तीनों के जो करंट आएगा वो भी सेम ही होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे R1, R2, R3 सेम है, E1, E2, E3 भी सेम है, राइट। सो देयरफॉर I1, I2, I3 भी सेम होगा। तो यानी कि I1 I जो होगा वो क्या हो जाएगा, I/3, यानी कि I1, I2, I3 विल बी इक्वल एंड दैट विल बी इक्वल टू I/3। तो ये जो करंट है दिस इज द करंट फ्रॉम ईच सेल, हर एक सेल से I/3 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 करंट आएगा और सारा मिल के जो मेन करंट सर्किट में फ्लो करेगा दैट इज I। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं चलेगा, इसके बाद खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू विल नेल इट। ठीक है, तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।